दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में एक दिन जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्हें नाले के किनारे कुछ कुत्ते कुछ पॉलिथीन बैग्स को खींचते नजर आए। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि पॉलिथीन बैग्स एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है। जब उसके बाद कई और कुत्ते वहां पे जमा हो गए और हर पॉलिथीन बैग्स को निकाल रहे थे, खींच रहे थे, उसे फाड़ रहे थे। इसी क्रम में एक पॉलिथीन बैग खुला और उसमें से निकला एक आदमी का सर। इतना देखते ही मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों का दिमाग घूम गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और मौके पर गुजरात की पुलिस पहुंचती है। गुजरात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो भी व्यक्ति का शव का टुकड़ा था उसे अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद गुजरात पुलिस लग जाती है शव के बाकी टुकड़ों को ढूंढने में। अनसेंसर्ड में आज कहानी गुजरात के सूरत शहर के एक ऐसे हत्याकांड की जिसमें दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की, लेकिन साजिश ऐसी रची कि लोगों के होश पाखते हो जाए। शुरू करते हैं अनसेंसर्ड की आज की कहानी। तो जैसा कि मैंने बताया, गुजरात में मॉर्निंग वॉक के समय लोगों को नाले के किनारे पॉलिथीन बैग्स मिले और उसमें उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के सर का टुकड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंच के उस टुकड़े को जब्त करती है, लेकिन पुलिस उसके बाद बॉडी के और पार्ट्स को ढूंढना शुरू करती है। हर दिन पुलिस शहर के अलग अलग नालों में ये सर्च अभियान चलाना प्रारंभ करती है और कई हद तक इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलती है। प्रायः हर दिन पुलिस को बॉडी का एक एक टुकड़ा मिल रहा था। किसी दिन हाथ, किसी दिन पैर, कभी धड़। ऐसे करते करते मोटा मोटी अगर देखा जाए तो पुलिस के पास लगभग शरीर के सारे टुकड़े मिल चुके थे। अब पुलिस ने अपने साथ फॉरेंसिक टीम को जोड़ा और लाश को फॉरेंसिक टीम को सौंप दी गई और फॉरेंसिक टीम ने जब लाश का जांच किया तो उनका कहना था कि इस व्यक्ति की जो भी मर्डर की गई है, इस व्यक्ति ने हाल में ही अपने दांतों का ऑपरेशन कराया है। अब पुलिस को एक क्लू मिल गई थी, तो पुलिस ने शहर के सभी डेंटिस्ट को विजिट करना शुरू किया और हर जगह पुलिस जाकर यह पता लगा रही थी कि डेंटिस्ट के यहां रिसेंटली किन किन लोगों ने दांत का ऑपरेशन कराया है। लेकिन डेंटिस्ट के यहां से पुलिस को जो रिकॉर्ड मिल रहा था उसकी संख्या, उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो फिर भी पुलिस ने काफी मेहनत करी और हर डेंटिस्ट के यहां जो जो भी उन्हें डेटा मिला उसे इकट्ठा कराया और फिर जब पुलिस ने देखा कि ये डेटा काफी ज्यादा है तो पुलिस वापस लाश का परीक्षण करने लगी और उन्हें कोई एक सिग्निफिकेंट ऐसा सिम्टम चाहिए था, ऐसा कोई साइन चाहिए था, ऐसा कोई मार्क चाहिए था जिससे कि इस डेटा में से कुछ लोगों को बाइफरकेट किया जाए। और पुलिस को यहां एक और क्लू मिल भी गया। दरअसल पुलिस को जो मृत व्यक्ति की जो लाश मिली थी अलग अलग टुकड़ों में, उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था। टैटू के मिलते ही पुलिस ने अब जो भी विवरण डेंटिस्ट और डेंटल क्लिनिक से इन्हें प्राप्त हुआ था उसमें उन्होंने बाइफरकेट करना शुरू किया कि जिस व्यक्ति के हाथ पे टैटू बना हुआ हो उसके डेटा को अलग किया गया। और जब उन डेटास को अलग किया गया तो पुलिस को काफी हद तक कामयाबी मिली और उसमें से पुलिस को उस व्यक्ति का रिकॉर्ड मिल गया। पुलिस को जैसे ही उस व्यक्ति का रिकॉर्ड मिला तो पता चला कि इसकी एक बीवी है, 4 साल का एक बच्चा है। और जैसे ही उन्हें यह मालूम चला तो तुरंत उन्होंने उसकी बीवी को संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि इसकी हत्या हो चुकी है और पता नहीं इसके बीवी बच्चे किस हालात में होंगे, सदमे में होंगे, परेशान होंगे। लेकिन जब पुलिस उस व्यक्ति के दिए गए एड्रेस पे पहुंचती है तो वहां था ताला बंद। अब ताला बंद होते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। बीवी के घर पे न होने के कारण पुलिस का जो पहला शक है वो बीवी के ऊपर ही जाता है।
फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और उस व्यक्ति के बारे में और जानकारियां इकट्ठा की गई, तो पता चला कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जब उत्तर प्रदेश में उसके शहर में, गांव में पुलिस ने जब संपर्क किया, तो वहां उसकी बीवी मिल गई। बीवी ने बताया कि कुछ दिन पहले होली की छुट्टियों के लिए वो अपने बच्चे के साथ अपने मैके आ गई थी, अपने गांव आ गई थी, क्योंकि ऐसा उसके पति ने ही कहा था। वहां यह भी बात पता चला कि ये जो व्यक्ति की लाश मिली है, इसका नाम सचिन है, और सचिन के साथ उसका एक दोस्त शैलेंद्र भी रहता था। वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, ये भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, और दोनों ने मिलकर अपने बीवी बच्चों को होली की छुट्टियों के लिए मैके भेज दिया था, ताकि वो छुट्टियां मना सके। फिर इसकी पत्नी ने आगे जांच में बताया कि उसके फोन पे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, जिसमें यह कहा गया था कि उनके पति कुछ काम के सिलसिले में बैंगलोर जा रहे हैं। जब उस नंबर के बारे में, उस मैसेज के बारे में जानकारी जुटाई गई, तफ्तीश की गई, तो पता चला कि ये नंबर और मैसेज दिल्ली से आया है। इसी बीच जो उस मृत व्यक्ति की पत्नी ने यह भी बताया कि उसके देवर के नंबर पे भी कोई मैसेज आया था, और इससे वो खासा परेशान थे। जब देवर को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसके नंबर पे जो मैसेज आया था, उसमें पत्नी से तलाक का जिक्र था। मामला काफी पेचीदा होता जा रहा था, और पुलिस को अब लगने लगा था कि इस हत्याकांड में पत्नी के साथ देवर शामिल है, और कहीं ना कहीं इन दोनों ने मिलकर ही इस व्यक्ति को ठिकाने लगाया है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी, तो एक अजीब मामला प्रकाश में आया। कहा जाता है कि जो इसका दोस्त शैलेंद्र था, शैलेंद्र भी कुछ दिनों से लापता था। पुलिस को एक और संदेह हुआ, और उसने शैलेंद्र के नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। साथ ही साथ यह भी ट्रैकिंग चल रही थी कि दिल्ली से जो मैसेज किया, वो आखिर किसने किया। चूंकि पुलिस अपनी जांच में मशगूल थी, और जांच के क्रम में ही पुलिस ने पाया कि जिस नंबर से मैसेज किया गया दिल्ली से, जिस वक्त, उसी वक्त शैलेंद्र का नंबर भी, उसका लोकेशन भी दिल्ली में ही पाया गया। पुलिस को यहां से एक अलग क्लू मिला, और उसने अपने जांच की दिशा और एंगल बदल दिया। अब पुलिस ने अपना पूरा फोकस शैलेंद्र के ऊपर किया, और शैलेंद्र को जब ट्रैक किया जा रहा था, तो उसके लोकेशंस हर बार बदल रहे थे, और आखिर में उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश में बताया गया, और उसके लोकेशन को ट्रैक करके पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया, या यह भी कहा जाता है कि इतना दबाव आ रहा था शैलेंद्र के ऊपर कि कहीं ना कहीं उसने खुद भी सरेंडर करने का मन बना लिया था, और उसके सरेंडर और पुलिस की छापेमारी के क्रम में ही वो अरेस्ट हुआ। कई लोग उसे ये भी बता रहे हैं कि उसने खुद सरेंडर किया, पर पुलिस का कहना था कि उसका प्रेशर इतना था कि उसे आना ही था। अब जब शैलेंद्र को गिरफ्तार किया गया, तो शैलेंद्र ने जो कहानी बताई, वो कुछ यूं थी कि शैलेंद्र का कहना था कि सचिन और शैलेंद्र दोनों बचपन के दोस्त थे, और दोनों ने हमेशा से साथ खेला, बहुत सारा काम किया, और दोनों एक साथ ही गुजरात आए थे कमाने खाने, और दोनों अपने बीवी बच्चों के साथ आस पड़ोस में ही रह रहे थे। इसी दौरान कहा जाता है कि वो लोग आपस में काफी, उनका सरोकार था, पार्टी शार्टी होते रहती थी, एक गैदरिंग होते रहती थी उन दोनों दोस्तों के बीच में, उनकी बीवियों के बीच में, उनके परिवार के बीच में। इसी क्रम में एक दिन शैलेंद्र ने सचिन के मोबाइल में अपना और अपने पत्नी का कुछ प्राइवेट मोमेंट्स का फोटो और वीडियो पाया। उसे काफी शौक लगा कि उसके प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियो सचिन के मोबाइल में कैसे आ गया। इस बाबत जब उसने सचिन से पूछताछ की, तो सचिन ने बताया कि इसकी मैं कई कॉपीज बना चुका हूं, और इसके लिए अब तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे, वरना मैं इन फोटोज को, इन वीडियोज को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मामला यह बन रहा था कि सचिन शैलेंद्र को, उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था उसके प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियोज और फोटो की वजह से। अब एक दिन कुछ यूं हुआ कि शैलेंद्र और सचिन जब अपनी बीवियों को
मैके भेज चुका था छुट्टी मनाने के लिए, तो दोनों बैठकर पार्टी शार्टी कर रहे थे, पी खा रहे थे, और इसी क्रम में उन दोनों ने काफी पी लिया था, काफी नशा हो गया था दोनों को, और इसी क्रम में सचिन ने पुनः शैलेंद्र से कुछ पैसों की डिमांड की, और इस पे शैलेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने चाकुओं के कई वार से सचिन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव के कई टुकड़े किए और बुर्का पहनकर, आमतौर पे क्या होता है कि बुर्के में लोग इस तरह कवर्ड हो जाते हैं कि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है, उसकी पहचान करना मुश्किल होती है, तो उसने सबसे अच्छा रास्ता यही चुना कि अपने आप को बुर्के में ढाला और उसके बाद लाश के लगभग 10 से ज्यादा टुकड़े किए और अलग अलग पॉलिथीन बैग्स में उन लाशों को शहर के अलग अलग ठिकानों में, नालों में फेंक दिया। इसके बाद शैलेंद्र ने बताया कि वो सचिन के मोबाइल और एटीएम कार्ड को लेके वो रवाना हो गया दिल्ली की तरफ। दिल्ली जाने के बाद उसने सचिन के ही मोबाइल से अपने भाई को, यानी सचिन ने अपने भाई को एक मैसेज किया कि वो उसे डिवोर्स चाहिए, जस्ट टू डाइवर्ट द फोकस ऑफ द पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग टीम। तो सचिन के नंबर से शैलेंद्र ने अपने भाई को मैसेज किया, सचिन के भाई को मैसेज किया कि उसे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। उसी दौरान उसने एक और काम पुलिस को चकमा देने के लिए किया कि उसने सचिन का एटीएम, उसके ऊपर उस एटीएम का पिन कोड चिपका कर, जिस ट्रेन से ये आ रहा था उसी की सीट पर छोड़ देता है, ताकि जिस किसी चोर को भी, जिस किसी व्यक्ति को भी ये एटीएम मिले और वो जब बैंक में जाकर या कहीं भी एटीएम में जाकर उसका यूज करे तो वो लोकेशन अलग बताए। अब आप देखिए कि कितनी शातिर साजिश रची गई। बैंक के एटीएम का अलग लोकेशन दिखाने के लिए उसने उसे ट्रेन पे छोड़ा। एटीएम कार्ड के बाद जो मोबाइल था उसे उसने दिल्ली में आके एक्टिवेट किया और वो खुद उत्तर प्रदेश अपने घर की ओर रवाना हो गया। उसने सोचा था कि अलग अलग लोकेशंस की वजह से लोग उसे ढूंढते रह जाएंगे और उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे, सचिन भी नहीं मिलेगा और इस वजह से वो बच जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति, हर मुजरिम अगर अपराध करने की सोचता है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है, और शैलेंद्र की गलती ये थी कि उसने दिल्ली में अपने मोबाइल के लोकेशन और सचिन के मोबाइल के लोकेशन को एक जगह जब वो हुआ इकट्ठा तो वहीं से पुलिस उसे ट्रैक करने लगी, ट्रेस करने लगी। पुलिस के इकबालिया बयान में शैलेंद्र ने सचिन के हत्या की बात कबूल कर ली। जिस पुलिस को पहले यह लग रहा था कि सचिन के कत्ल में उसकी बीवी का ही हाथ है, कहीं ना कहीं जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह की साजिशें सामने आ रही है, उसमें आज की डेट में देखा जा रहा है कि पति की हत्या में सबसे ज्यादा भूमिका पत्नी की है। इसलिए एक जनरल कॉन्सेप्ट के तहत पुलिस पहले यह मानकर चल रही थी कि सचिन की हत्या उसकी पत्नी नहीं की है। बाद में एक और एंगल आया कि कहीं पत्नी और देवर दोनों मिलकर भाई को ठिकाने तो नहीं लगा दिया, सचिन को ठिकाने तो नहीं लगा दिया। लेकिन जो असल बात सामने आई वो ये आई कि उसके बचपन का दोस्त शैलेंद्र ही उसका कातिल निकला। हालांकि सचिन भी कोई दूध का धुला नहीं था, वो शैलेंद्र को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और इसी से आजिज होकर शैलेंद्र ने सचिन की हत्या की। तो अब यहां सवाल उठता है कि मोबाइल में अपने प्राइवेट, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने मोबाइल में प्राइवेट मोमेंट्स के फोटोज और वीडियो रखते हैं, ये कहां तक सही है, जायज है? कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या मोबाइल में अपने पर्सनल मोमेंट्स के फोटोज और वीडियो रखने चाहिए? रखने चाहिए तो उसके लिए क्या सुरक्षा आजमाना चाहिए? क्या अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधों को, अंतरंग संबंधों को सहेज कर मोबाइल में रखना चाहते हैं तो उसकी सुरक्षा के प्रति आप कितने सजग हैं, यह भी बड़ा प्रश्न है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर का रीच बढ़ नहीं रहा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।